दुल्हन को उठाकर यिनयांग घाटी में ले जा रहा था, लेकिन गांव वालों को यह पता ही नहीं चला कि उनकी ग्रुप में अचानक कई नई परछाइयां जुड़ चुकी हैं। जब पास पास चलती इन परछाइयों की संख्या बढ़ती गई, तब जाकर कुछ लोगों को शक हुआ, क्योंकि ये नए लोग उनके गांव के नहीं थे। यह समझते ही सब डर के मारे पीछे मुड़कर घर भागना चाहते थे, लेकिन बूढ़े ताओवादी ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि इस भूतिया इलाके में आने के बाद कोई पीछे नहीं लौट सकता, वरना वे परछाइयां उनकी जगह ले लेंगी। गांव वाले बुरी तरह डर गए और मजबूरी में आगे बढ़ते रहे। काफी देर बाद जब परछाइयां गायब हुईं, तभी एक लड़की ने देखा कि वे सब फिर उसी जगह वापस आ गए हैं। उसने तुरंत एक लाल धागा निकालकर पास के पेड़ की डाल पर बांध दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में वे फिर से उसी जगह लौट आए। गांव वाले और ज्यादा घबरा गए और आगे चल रहे ताओवादी से उन्हें घर वापस भेजने की गुहार लगाने लगे, मगर अब हालात ऐसे थे कि कुछ भी वापस नहीं हो सकता था। ताओवादी ने कमर से आड़ू की लकड़ी का ताबीज निकाला और एक बार में सफेद धुंध की रुकावट काट दी। वे आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक ऊंची चट्टान और झरने के सामने आ गए। बूढ़ा ताओवादी सन्न रह गया, क्योंकि आगे जाना सीधा मौत था और पीछे लौटने का रास्ता था ही नहीं। तभी उसे कुछ समझ आया और उसने वहां मौजूद मर्दों से पूछा कि क्या किसी ने मंदिर में रखी युवती की लाश को अपवित्र किया है। इतनी घिनौनी हरकत कोई कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन ताओवादी जानता था कि अगर सच सामने नहीं आया तो सबका नाश तय है। दरअसल वह युवती कोई और नहीं बल्कि 1000 साल पहले मरी झाओयांग राजकुमारी थी। उसकी कब्र में बेहिसाब सोना चांदी और खजाना था। 3 दिन पहले आई बाढ़ में उसका ताबूत बहकर बाहर आ गया था। नदी किनारे के गांव वालों ने उसे देखकर बाहर खींच लिया। ताबूत खोलने पर देखा कि उसका शरीर सड़ा नहीं था और वह अब भी बेहद सुंदर थी, मगर किसी ने यह नहीं देखा कि उसके साथ गुलाबी रंग की जहरीली गैस भी फैल रही थी। रात होते ही कुछ लोग लालच में मंदिर के अंदर घुस गए और चोरी छिपे अपनी घिनौनी हरकतें करके खुश होकर निकल आए। बाद में जब बूढ़ा ताओवादी वहां पहुंचा तो उसने राजकुमारी की पहचान कर ली और उसके शरीर से उठती भयानक नकारात्मक ऊर्जा को भी महसूस किया। उसने तय किया कि राजकुमारी को हर हाल में वापस उसकी कब्र में पहुंचाना होगा, लेकिन उसने साफ कहा कि उसके साथ वही मर्द चलेंगे जिन्होंने राजकुमारी को छुआ नहीं है। गांव वाले सोचने लगे कि अगर वे कब्र तक पहुंच गए तो बस 2-4 चीजें निकाल कर ही सारी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। इसी लालच में उन्होंने ताओवादी से सच छिपाया और आधी रात को उसके पीछे पीछे राजकुमारी को दफनाने वाली यिनयांग जगह में घुस गए। लेकिन राजकुमारी यह अपमान कैसे सहती? उसने पहले अनगिनत भटकी आत्माओं को बुलाया जो गांव वालों की जगह लेना चाहती थीं, मगर ताओवादी की मौजूदगी के कारण वे सफल नहीं हो सकी। फिर उसने ऐसा भ्रम रचा कि सब लोग रास्ता भूलकर एक ही जगह घूमते रहे, लेकिन वह भी ताओवादी ने तोड़ दिया। जब सब लोग उस खतरनाक चट्टान तक पहुंचे तब ताओवादी को समझ आ गया कि मामला बहुत बिगड़ चुका है। उसने फिर पूछा कि किस किस ने राजकुमारी को अपवित्र किया है, क्योंकि अब सिर्फ वही लोग अगर चट्टान से नीचे फेंक दिए जाएं तो बाकी लोगों की जान बच सकती है। मगर मौत सामने होने के बावजूद भी कोई सच बोलने को तैयार नहीं हुआ। तभी एक लड़की ने देखा कि पालकी के अंदर से लगातार खून टपक रहा है। यह देखते ही गांव वाले दहशत में पालकी से दूर भाग गए और ताओवादी भी घबराकर आगे बढ़ा, यह देखने के लिए कि आखिर अंदर हो क्या रहा है।